नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं अरविंद अडिगा के 2008 के बुकर पुरस्कार विजेता उपन्यास द वाइट टाइगर की। ये एक ऐसी किताब है जो आधुनिक भारत को एक बहुत ही तेज, मजेदार लेकिन साथ ही परेशान कर देने वाले अंदाज में पेश करती है। हाँ, बिल्कुल। काफ़ी चर्चित रही है ये किताब। हमारे पास इस उपन्यास के काफी विस्तृत समीक्षा मौजूद है और आज हमारी कोशिश रहेगी कि इस समीक्षा में से सबसे जरूरी बातें, सबसे गहरी समझ आपके सामने रखें। ये किताब पैसे, नैतिकता, जिंदा रहने के लिए घड़ी जाने वाली कहानियों और हाँ, आज़ादी पाने की कीमत के बारे में है ना। सही कहा, ये सब कुछ है इसमें। और इसकी शुरुआत ही कमाल की है। एक कामयाब बिजनेसमैन जो असल में एक कातिल है, चीन के प्रधानमंत्री को चिट्ठियां लिख रहा है। अजीब है ना। तो चलिए इसी परत को खोलते हैं। उपन्यास का ढांचा ही इसकी कहानी का एक अहम हिस्सा है। क्यों? बिल्कुल, ये पूरा उपन्यास चिट्ठियों के रूप में है जो बलराम हलवाई नाम का किरदार लिखता है। वो एक गांव के लड़के से बेंगलोर का एक सफल ट्रांसपोर्ट बिजनेस का मालिक बन जाता है और वो चीन के प्रधानमंत्री को उनके भारत दौरे से ठीक पहले ये चिट्ठियां लिख रहा है। खुद को भारत में एंटरप्रेन्योरशिप का एक जीता जागता उदाहरण बता रहा है, एक तरह से शोकेस कर रहा है। ये चिट्ठी वाला फॉर्मेट, जिसे एपिस्टलरी स्ट्रक्चर कहते हैं, ये सिर्फ एक स्टाइल नहीं है, ये कहानी कहने के तरीके को ही बदल देता है ना। हाँ, ये शानदार है। ये बलराम को कहानी सुनाने वाला भी बनाता है और कहीं ना कहीं मतलब अपनी सच्चाई को तोड़ मरोड़ कर पेश करने वाला धोखेबाज भी। अच्छा, कैसे? वो तय करता है कि हम क्या देखेंगे, क्या सुनेंगे। दिलचस्प बात यह है कि हमें शुरू में ही पता चल जाता है कि उसने किसी का खून किया है। हाँ, ये तो शुरू में ही आ जाता है। तो सस्पेंस इस बात में नहीं कि उसने क्या किया, बल्कि इस बात में है कि वो इसे जरूरी क्यों समझता है और खुद को सही कैसे ठहराता है। ये अविश्वसनीय कथावाचक वाली तकनीक यहां सिर्फ शक पैदा नहीं करती, बल्कि पाठक को बलराम के सफर और उसके तर्क सुनने पर मजबूर कर देती है। और चीन के प्रधानमंत्री को ही क्यों लिख रहा है, ये भी एक दिलचस्प चुनाव है। बिल्कुल, ये एक चतुर चाल है। चीन का प्रधानमंत्री एक वैश्विक हस्ती है। उन्हें चिट्ठी लिखकर बलराम एक तरह से अपनी कहानी को और उसके जरिए असली भारत की कहानी को दुनिया के सामने रखने का दावा कर रहा है। यानी वो आईना दिखा रहा है। हाँ, वो भारत की चमकदार छवि के पीछे का अंधेरा दिखाना चाहता है और इसके लिए एक बाहरी ताकतवर श्रोता चुनता है। पैदा होता है अंधेरे में, जैसा वो कहता है। स्कूल जल्दी छूट जाता है, चाय की दुकान पर काम करना पड़ता है, लेकिन वो चालाक है, चीजें जल्दी सीखता है, हिसाब किताब भी और लोगों को पढ़ना भी। हाँ, और फिर वो अपनी किस्मत बदलने दिल्ली आता है। वहाँ वो अशोक और पिंकी मैडम का ड्राइवर बन जाता है। अशोक एक अमीर कोयला माफिया परिवार का बेटा है जो अमेरिका से पढ़कर लौटा है, थोड़ा नरम दिल लगता है। और उसकी पत्नी पिंकी, वो भी अमेरिकी रंग में रंगी हुई है। हाँ, वेस्टर्नाइज्ड। बिल्कुल। ये परिवार भ्रष्ट है, लेकिन अशोक और पिंकी खुद को उनसे थोड़ा अलग, थोड़ा बेहतर दिखाने की कोशिश करते हैं। और दिल्ली में बलराम का सामना होता है राजधानी के दूसरे चेहरे से। रिश्वतखोरी, अमीरों का पाखंड, नौकरों के साथ होने वाला रोजमर्रा का अपमान। यहीं पे वो उस चीज को समझता है जिसे वो मुर्गा पिंजरा कहता है, रूस्टर कूप। भागने की कोशिश नहीं करता। अजीब है। वो कहता है कि भारत के गरीब नौकर भी इसी पिंजरे में बंद हैं। उन्हें पता है कि उनके साथ क्या हो रहा है, लेकिन वो भागते नहीं। क्यों नहीं भागते? ये पिंजरा किस चीज का बना है? क्या डर है? अडिगा का कमाल यही है कि वो दिखाते हैं कि ये पिंजरा सिर्फ बाहरी दबाव, जैसे कर्ज या परिवार की इज्जत का डर या मालिकों के बदले का खौफ, सिर्फ उससे ही नहीं बना है। ये नौकरों की अपनी मानसिकता, उनकी कंडीशनिंग से भी बना है। एक अदृश्य मगर उतना ही मजबूत बंधन। मतलब अंदर से ही गुलाम। हाँ, सालों से चली आ रही गुलामी की आदत। बलराम इसी पिंजरे को तोड़ने का फैसला करता है। और इस पिंजरे को तोड़ने के लिए उसे क्या करना पड़ता है? जाहिर है, ये कहानी का बड़ा मोड़ है। हाँ बिल्कुल, उसे अपने मालिक अशोक को धोखा देना पड़ता है और फिर उसका खून करना पड़ता है। ये कहानी का निर्णायक मोड़ है। ये कृत्य उसे आज़ादी भी देता है और उस पर एक अमिट कलंक भी लगाता है। अच्छा। बाकी की किताब ये दिखाती है कि इस आज़ादी के बाद वो बेंगलोर की नई चमकती हुई अर्थव्यवस्था में कैसे अपनी जगह बनाता है, कैसे वो मिस्टर अशोक की जगह खुद एक मालिक बन जाता है। ये सिर्फ एक क्राइम थ्रिलर नहीं है, ये उस व्यवस्था पर एक तीखी टिप्पणी है जो ऐसे कदम उठाने को मजबूर करती है या उसका कह लीजिए रास्ता दिखाती है। और ये पूरी कहानी बलराम की आवाज में कही गई है, जो बहुत खास है। व्यंग्य से भरी, चीजों को बारीकी से देखने वाली और भयानक बातें बताते हुए भी कभी-कभी हंसा देने वाली। हाँ, बलराम की आवाज ही इस उपन्यास की जान है। अडिगा ने सड़क की भाषा, रोजमर्रा की बातचीत के अंदाज को
काव्यात्मक और तीखे विचारों के साथ मिला दिया है। और उसका हास्य, वो सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं है, वो उसका हथियार है। मुश्किल हालात से जूझने का तरीका, दुनिया की बदसूरती को बिना नजरें चुराए देखने का हौसला। लेकिन क्या हम उसकी हर बात पर यकीन कर सकते हैं? आपने पहले अविश्वसनीय कथावाचक का जिक्र किया था, वो यहाँ कैसे काम करता है? बिल्कुल नहीं कर सकते, और यही इस किताब को इतना दिलचस्प बनाता है। क्योंकि वो प्रधानमंत्री को अपनी कामयाबी की कहानी बेच रहा है। वो बहुत कुछ छुपाता है, चीजों को अपने हक में मोड़ता है, अपनी सफाई पेश करता है। वो अपने सबसे बुरे कामों को भी जरूरत और होशियारी का नाम दे देता है। सेल्फ जस्टिफिकेशन। हाँ, ये जो लगातार तनाव है, उसकी स्वीकारोक्ति और खुद को सही ठहराने की कोशिश के बीच, यही किताब को नैतिक रूप से इतना उलझा हुआ और सोचने पर मजबूर करने वाला बनाता है। पाठक लगातार ये सवाल पूछता रहता है, इस आदमी की किस बात पर यकीन करें? तो मुख्य विषय क्या उभर कर आते हैं इस कहानी से? पहला तो यही वर्ग और जाति का मुद्दा और मुर्गा पिंजरा। हाँ, और अडिगा बहुत साफ दिखाते हैं कि शहर आने से जाति खत्म नहीं होती, बस अपना रूप बदल लेती है। नई अर्थव्यवस्था, नई टेक्नोलॉजी, सब कुछ पुरानी सामाजिक ऊंच नीच के ऊपर ही टिका होता है। मुर्गा पिंजरा सिर्फ एक साहित्यिक छवि नहीं है, ये सामाजिक नियंत्रण का एक ताकतवर प्रतीक है, जिसे अडेगा परिवार के बदले के डर, कर्ज के बोझ जैसे ठोस उदाहरणों से असलियत का रंग देते हैं। दूसरा बड़ा मुद्दा है भ्रष्टाचार। इसे किसी एक व्यक्ति की कमी की तरह नहीं, बल्कि पूरे सिस्टम के तौर पर दिखाया गया है ना? बिल्कुल, ट्रैफिक पुलिस से लेकर बड़े बड़े नेताओं तक रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार को भारत के लोकतंत्र को चलाने वाले तेल की तरह दिखाया गया है। बलराम इससे नफरत भी करता है, क्योंकि वो इसका शिकार होता है, लेकिन फिर वो खुद भी इसी सिस्टम का हिस्सा बनकर ही आगे बढ़ पाता है। ये तो विरोधाभास है। हाँ, ये उपन्यास सवाल उठाता है कि क्या ऐसी टेढ़ी व्यवस्था में ईमानदारी से टिके रहने का कोई मतलब है, या फिर बुरा बन जाना ही इस बुरी व्यवस्था में जीने का सबसे तर्कसंगत तरीका है? ये तो बहुत बड़ा सवाल है। क्या सिस्टम इंसान को मजबूर करता है? अडिगा इसका कोई सीधा जवाब नहीं देते, लेकिन वो ये जरूर दिखाते हैं कि सिस्टम का दबाव कितना ज्यादा है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि व्यक्तिगत नैतिकता की सीमाएं क्या हैं जब पूरा माहौल ही सड़ा हुआ हो। क्या अशोक जैसे अच्छे लोग भी अनजाने में इस भ्रष्ट सिस्टम को बनाए रखने में मदद नहीं कर रहे हैं? हाँ, ये भी सोचने वाली बात है। और तीसरा मुख्य विषय है उद्यमिता, यानी एंटरप्रेन्योरशिप, और उसके साथ जुड़ा नैतिक समझौता। बलराम ही इस उपन्यास की सबसे बड़ी पहेली है। क्या वो एक राक्षस है या अपने माहौल की पैदाइश? और अडिगा उसे किसी एक खांचे में फिट करने से इनकार करते हैं। बलराम की महत्वाकांक्षा, उसकी सीखने की लगन, उसकी बिजनेस चलाने की समझ, ये सब असली हैं। लेकिन जिस हिंसा के दम पर वो ये सब हासिल करता है, वो भी उतनी ही असली है। किताब इस ख्याल को सिरे से खारिज करती है कि गंदे माहौल में रहकर भी पूरी तरह साफ सुथरे तरीके से ऊपर उठा जा सकता है। ये पूछती है, सफलता की असली कीमत क्या है, और क्या आज की हसल कल्चर की कहानियां जाने अनजाने ऐसे ही समझौतों को नजरअंदाज कर देती हैं? बिल्कुल। अच्छा, इस कहानी में कुछ प्रतीक भी बार बार आते हैं, जैसे अंधेरा और रोशनी। इसका क्या मतलब है? हाँ, अंधेरा यानी गांव की गरीबी, पिछड़ापन, और रोशनी यानी शहरों की चमक दमक, पैसा, मौके। लेकिन अडिगा दिखाते हैं कि यह बंटवारा इतना सीधा नहीं है। शहरों की ये रोशनी गांव के अंधेरे में रहने वाले लोगों की मेहनत पर ही टिकी है, और रोशनी में भी अपना अंधेरा है, भ्रष्टाचार, अकेलापन, नैतिक पतन। फिर है वैश्वीकरण और सर्विस इकोनॉमी का जिक्र। दिल्ली का पुराना पैसा बनाम बैंगलोर की नई कॉल सेंटर वाली दुनिया। सही कहा, बलराम का सफर भी इसी बदलाव को दिखाता है। वो ड्राइवरी से शुरू करता है, जो एक तरह की सर्विस है, और आखिर में बैंगलोर में एक ट्रांसपोर्ट कंपनी का मालिक बनता है, जो आईटी कंपनियों के कर्मचारियों को लाने ले जाने की सर्विस देती है। वो खुद आउटसोर्सिंग इकोनॉमी का हिस्सा बन जाता है। और खुद द व्हाइट टाइगर, सफेद बाघ, ये क्या दर्शाता है? ये टाइटल भी तो यही है। हाँ, सफेद बाघ एक बहुत ही दुर्लभ जानवर होता है। बलराम खुद को यही समझता है, अपनी पीढ़ी में अनोखा, खास, जो पिंजरे से निकल सकता है। ये उसकी महत्वाकांक्षा को भी दिखाता है और उसके लिए एक बहाना भी बनता है। अगर वो इतना दुर्लभ है तो शायद समाज के आम नियम कायदों उस पर लागू नहीं होते। मतलब वो खास है, इसलिए उसे हक है। हाँ, ये उसे अपने कामों को सही ठहराने में मदद करता है। एक तरह का अहंकार भी कह सकते हैं। एक और प्रतीक है आईने और खिड़कियां। कारों के शीशे, दफ्तरों की खिड़कियां, ये सब क्या दिखाते हैं? हाँ, ये सतहें हैं जो दिखाती भी हैं और अलग भी करती हैं। बलराम ज्यादातर कहानी में इन खिड़कियों के गलत तरफ होता है, बाहर से अंदर अमीरों की दुनिया को देखता हुआ। कार का रेयर व्यू मिरर उसके अतीत को दिखाता है। ये सब उसकी स्थिति,
उसकी हसरतों और समाज में मौजूद दीवारों को दिखाते हैं, जब तक कि वो खुद उन खिड़कियों के अंदर नहीं पहुंच जाता। किरदारों की बात करें तो बलराम तो है ही कहानी के केंद्र में। तेजी से सीखने वाला, सड़क छाप दार्शनिक, नैतिक रूप से कलाबाजियां करने वाला। उसका खुद को अलग अलग नाम देना भी दिलचस्प है। मुन्ना से बलराम, फिर अशोक एक रात के लिए, और आखिर में व्हाइट टाइगर। हाँ, वो अपनी पहचान खुद गढ़ता है। नाम बदलकर वो जैसे अपना नया वजूद बनाता है। दूसरी तरफ अशोक है, पढ़ा लिखा, पश्चिमी सोच वाला, नरम दिल लेकिन कमजोर। वो उस क्रूर व्यवस्था का फायदा उठाते हुए भी अच्छा बने रहना चाहता है, जो मुमकिन नहीं लगता। उसकी यही कमजोरी और दुविधा उसे बलराम के जाल में फंसा देती है। और पिंकी मैडम, उनका क्या रोल है? वो एक उम्मीद जगाती है, लेकिन वो उम्मीद झूठी साबित होती है। और अशोक के परिवार के बाकी लोग, सारस, नेवला जैसे जानवरों वाले नाम, ये क्यों दिए गए हैं? ये नाम उस शिकारी दुनिया को दिखाते हैं जिसमें बलराम फंसा हुआ है। जैसे जंगल में जानवर एक दूसरे का शिकार करते हैं, वैसे ही समाज में अमीर गरीबों का शोषण करते हैं। ये नाम कहानी के उस क्रूर पहलू को और उजागर करते हैं जिससे बलराम निकलने के लिए बेचैन है। तो ये उपन्यास इतना सफल क्यों हुआ? क्या चीजें हैं जो इसे खास बनाती हैं? बुकर प्राइज भी मिला इसे। कई बातें हैं। पहली तो यही अनोखी कथा शैली, एक कातिल का प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखना। ये बलराम को अपनी कहानी, अपने तर्क रखने का पूरा मौका देती है। दूसरा, कहानी में कुछ बहुत ही यादगार और प्रभावी दृश्य हैं, जैसे बलराम का ड्राइविंग सीखना, अशोक के लिए रिश्वत देना, वो देर रात की दुर्घटना जिसमें पिंकी मैडम गाड़ी चला रही होती हैं। हाँ, वो सीन तो बहुत पावरफुल है। हाँ, ये सीन सिर्फ कहानी को आगे नहीं बढ़ाते, बल्कि सत्ता के रिश्तों, नैतिक दुविधाओं और वर्ग भेद को बहुत साफ दिखाते हैं। और शायद सबसे बड़ी बात है नैतिक उलझन जो पाठक महसूस करता है। बिल्कुल। अडीगा पाठक को किसी एक तरफ आसानी से खड़े नहीं होने देते। आप बलराम के साथ सहानुभूति महसूस कर सकते हैं, उसकी होशियारी की तारीफ कर सकते हैं, लेकिन उसके कामों से घिन भी आती है। आप अमीरों के पाखंड से नफरत करते हैं, लेकिन क्या बलराम का रास्ता सही है? पाठक लगातार मिली भगत और विरोध के बीच झूलता रहता है। ये पढ़ने का एक असहज अनुभव है, पर बहुत ताकतवर है। हाँ, लेकिन कुछ आलोचनाएं भी तो हैं इस किताब की। जैसे कुछ लोगों को लगता है कि अमीर किरदारों, खासकर अशोक के परिवार को थोड़ा बढ़ा चढ़ाकर एक तरफा दिखाया गया है, लगभग कैरिकेचर जैसा। वो जानवरों वाले नाम भी शायद इसी तरफ इशारा करते हैं। आपका क्या मानना है? ये बात कुछ हद तक सही है। उनका चित्रण उतना गहरा नहीं है जितना बलराम का, लेकिन इसे दो तरह से देखा जा सकता है। एक, ये बलराम का नजरिया है और शायद वो उन्हें इसी तरह देखता है, शिकारी जानवरों की तरह। दूसरा, ये किताब की शैली का हिस्सा भी हो सकता है, जो थोड़ी लोक कथा या व्यंग कथा जैसी है, जहां किरदारों को उनके सामाजिक प्रकार, टाइप्स के जरिए ज्यादा दिखाया जाता है। अच्छा। और इसके उलट नौकरों और उनके परिवारों की दुनिया को ज्यादा सहानुभूति और बारीकी से दिखाया गया है। एक और आलोचना इसके घोर निराशावाद को लेकर है। क्या भारत की तस्वीर इतनी ज्यादा नकारात्मक नहीं खींची गई है, जैसे कोई उम्मीद ही ना हो? हाँ, ये सवाल उठता है। किताब यकीनन एक अंधेरी तस्वीर पेश करती है, लेकिन यहाँ ये देखना जरूरी है कि व्यंग्य का निशाना कौन है। अडिगा गरीबों का मजाक नहीं उड़ा रहा, बल्कि वो ऊंचे तबके के पाखंड, संस्थाओं की क्रूरता और उस सिस्टम पर निशाना साध रहा है जो लोगों को ऐसे हालात में धकेलता है। ये एक तरह का ऊपर की ओर लक्षित व्यंग्य है, पंचिंग अप। समझी। और आखिर में वही अविश्वसनीय कथावाचक वाला मुद्दा, क्योंकि बलराम अपनी कहानी खुद बेच रहा है। क्या हम सच जान पाते हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि वो बहुत कुछ छुपा रहा है? ये एक वाजिब सवाल है। बलराम के अपने स्वार्थ हैं, अपनी सीमाएं हैं। वो हमें वही दिखाता है जो वो दिखाना चाहता है। कुछ पाठकों के लिए यही अस्पष्टता, यही शक किताब को रोमांचक बनाता है। उन्हें खुद सच की परतें खोलनी पड़ती। दूसरों को लग सकता है कि ये कहानी को कमजोर करता है, क्योंकि हमें पूरी सच्चाई कभी पता नहीं चलती। ये पाठक की अपनी पसंद पर निर्भर करता है। तो कुल मिलाकर ये किताब आज भी क्यों प्रासंगिक है, क्यों टिकी हुई है? 2008 में आई थी, अब भी पढ़ी जा रही है। मेरे ख्याल में द व्हाइट टाइगर इसलिए टिकी हुई है क्योंकि ये भारत के और शायद दुनिया के कई और हिस्सों के भी एक बहुत अहम बदलाव के दौर को पकड़ती है। वो दौर जब वैश्वीकरण तेजी से फैल रहा था, नई अर्थव्यवस्थाएं बन रही थीं, लेकिन पुरानी समस्याएं खत्म नहीं हुई थीं। और ये इसे बिना किसी झूठी उम्मीद या आसान समाधान के दिखाती है। ये एक साथ एक गुनाह की कहानी है, एक समाज का अध्ययन है और एक व्यक्ति के बनने की कहानी है। इसके मजाक तीखे हैं,
इसकी छवियां जहन में बस जाती हैं और इसके उठाए नैतिक सवाल आसानी से हल नहीं होते। तो ये सब सुन के क्या लगता है, ये किताब किसके लिए है, किसे पढ़नी चाहिए? ये उन लोगों के लिए है जिन्हें नैतिक रूप से जटिल, पहले पुरुष में कही गई कहानियां पसंद हैं, उन लोगों के लिए जो उभरते बाजार की चमकदार कहानियों के पीछे की हकीकत में रुचि रखते हैं, और शायद उन सभी के लिए जो ये समझना चाहते हैं कि महत्वाकांक्षा, संघर्ष और नैतिकता के बीच का रिश्ता कितना उलझा हुआ हो सकता है, खासकर जब सिस्टम खुद बिगड़ा हुआ हो। ये व्यंग्य के तौर पर तेज है, कहानी कहने के अंदाज में दिलचस्प है और नैतिक पहेली के रूप में दिमाग में अटकी रहती है। आप बलराम से सहमत हों या न हों, उसे भूलना मुश्किल है। इसे इसकी अनूठी आवाज के लिए पढ़ना चाहिए और उन सवालों के लिए जो ये आपके मन में छोड़ जाती है। बिल्कुल। और हम श्रोताओं के लिए एक आखिरी सवाल छोड़ जाते हैं जिस पर वो खुद सोच सकते हैं। क्या बलराम जैसे किरदार सिर्फ अपने माहौल, अपनी परिस्थितियों की उपज होते हैं, या फिर हालात कितने भी मुश्किल क्यों ना हो, उनके पास हमेशा चुनाव करने का मौका होता है? आपकी क्या राय है? इस पर जरूर सोचिएगा।